तो बच्चों अपन देख रहे थे गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है। देखो यहाँ 3 सवाल छपे हुए हैं, ठीक है। देखो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एक पी डैश पॉइंट है जो कि सेंटर से इसके 3 सेंटीमीटर पे है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या बच्चों कि ई एट पी अपने को गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर, अपने को ई पी डैश निकालना है, ठीक है। तो अपन देख रहे थे कि कोई भी स्फीयर है, अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चलते निकालना है बच्चों, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जैसे कि वो पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ये अपने को गिवन है, तो यहाँ से के क्यू की वैल्यू निकल गई, इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अंदर पॉइंट के लिए अपन देखे थे के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू आता है, सब वैल्यू गिवन है, वैल्यू डालते हैं तो 120 वोल्ट पर मीटर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पी डैश पॉइंट पे। एक और सवाल है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो क्यू है, ठीक है। अपने को ई पी डैश निकालना है। सिमिलर सवाल है, बस ये डाटा बेस्ड है, इसमें डाटा गिवन नहीं है, ठीक है। देख लो एक बार, मैंने के क्यू बाई 2r स्क्वायर इक्वल टू ई लिख दिया, क्योंकि ई एट पी इतना गिवन अपने को, ठीक है, ये अपने को गिवन था, ठीक है बच्चों, ये अपने को गिवन है। इक्वेशन 1 दिया, ई पी तो के क्यू की वैल्यू 4r स्क्वायर इंटू ई आ रहा है, ई पी डैश जो कि इनर पॉइंट होगा के क्यू आर डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यू, के की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया 4r स्क्वायर ई इंटू आर, स्मॉल आर की वैल्यू r बाई 3 है आर क्यू, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ई पी डैश मिल रहा होगा अपने को 4/3 इंटू ए। देखो ये सवाल के तौर पे इस नोट्स को मैंने करा दिया। इसमें है क्या बच्चों, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसपे प्लस रो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मैंने इस स्फीयर से एक कैविटी निकाल लिया जो कि स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है, और इस कैविटी में एक पॉइंट है पी जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे अरेंजमेंट को देखूं बच्चों, तो एक कंप्लीटली फिल्ड चार्ज स्फीयर मान लिया और उससे इतनी कैविटी निकाल लिया, मतलब निकालने का मतलब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ मैं नेगेटिवली चार्ज दे दूंगा और उसकी डेंसिटी जो है सेम ही रखूंगा। अगर इसको अपन देखें फर्दर सॉल्व करें बच्चों, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो अपन देख चुके थे कि चार्ज स्फीयर के चलते रो के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा था। देखो आपको याद होगा ई आ रहा था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आ रहा था कि नहीं। मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो कितना लिखूंगा बच्चों बताओ। अगर ई एट पी पॉइंट लिखता हूं बच्चों तो इसकी वजह से लिखूंगा तो कितना आ रहा होगा, रो आर वन अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर टू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं सॉल्व करूं, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाला, ये आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखने वाली बात ये है बच्चों कि अगर ये वाले ट्रायंगल में बाहर निकालूं, देखो O1, ठीक है, यहाँ O2, ये पॉइंट P, यहाँ है R1, यहाँ है R2, ठीक है, और ये इसको मैं A बोलता हूँ, ठीक है। अगर इसको देखें बच्चों तो वेक्टर पता है आपको, तो R1 जो है इस अरेंजमेंट का रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस R2 होगा। अपन इसको कैलकुलेट करें तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, इसको अपन डाल देते हैं ये वाली इक्वेशन में। तो ई एट जो P मिल रहा होगा बच्चों अपने को, ये अब मिलेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू A वेक्टर, और जो A वेक्टर है बच्चों, अगर मैं कैविटी बाहर निकालूं, कैविटी के अंदर एक पॉइंट P था,
तो ये जो ए वेक्टर है ये ऐसे था, ठीक है ना, था ना। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी ये यूनिफॉर्म बन रही होगी कैविटी के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म बन रही होगी और इसकी जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो होगी रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखने वाली बात यह है बच्चों कि कैविटी के अंदर अगर एक चार्ज या स्फीयर से अपन कैविटी बाहर निकालते हैं तो जो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो नॉन ज़ीरो है। क्या है? नॉन ज़ीरो। तो अपन ये पॉइंट देखें तो ई एट पी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म। वैल्यू अपन देख चुके हैं, ठीक है, अपन देख चुके हैं। तो इसका अगर मैं फिगर बनाऊं वापस, इसको रीड्रॉ करूं, इसकी ड्राइंग वापस बनाऊं तो इसके अंदर ये तो प्लस चार्ज था, ठीक है। ये O1 और O2 को जोड़ने वाली वेक्टर को मैं ये लिखा था, ठीक है। देखो इसके अंदर जो फील्ड बन रही थी ये ऐसे बन रही थी, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से ए वेक्टर बाहर निकालते हो तो ई एट जो पी मिल रहा है बच्चों वो क्या मिल रहा है? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मिल रहा है O1 O2 वेक्टर सेंटर से मिलाने वाला है, मतलब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिखोगे O2 माइनस O1। आपको O1 O2 का कोऑर्डिनेट पता होगा तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये O1 O2 है ना, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो अब जो अपन एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं कि एक कंडक्टर है, ठीक है। क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर। अपन जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर, यहाँ लिख लो नियर आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर, ठीक है। शेप्ड कंडक्टर, ये चार्ज कंडक्टर होगा ना, ठीक है। देखो ये मान लो वो कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। इस पे प्लस सिग्मा चार्ज होगा ना, कंडक्टर पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना बच्चों, ठीक है, प्लस सिग्मा चार्ज होगा, ठीक है। आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। मैं यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। इस एलिमेंट पे DQ चार्ज आया होगा, इस पे आ गया होगा DQ चार्ज। अगर मेरे को जस्ट इसके बाहर मान लो कि एक P पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A होगी ना बच्चों। देखो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर मैं यहाँ गॉस थ्योरम लगाऊं, अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, ठीक है बच्चों, तो अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करो बच्चों तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लस Q चार्ज की वजह से वो अवे आ रहा होगा, एरिया वेक्टर भी अवे आ रहा होगा। तो यहाँ पे ई ds cos, इसको ds नहीं ए बोल लो, अच्छा ds ही बोल लो, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन करूँगा तो ए आ रहा होगा, cos 0 की वैल्यू 1 डाल दिया, ठीक है। Q इंक्लोज की वैल्यू कितनी आ रही होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इतना दूर का एरिया कितना A, तो E इंटू ए आ रही होगी, Q इंक्लोज सिग्मा इंटू ए आ रही होगी ना बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ए कैंसल, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ बच्चों, ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो अपने को क्या मिल रहा होगा, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन जो नेट होगा n कैप,
ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड द सरफेस जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक सवाल करते हैं कि एक कंडक्टर है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस कंडक्टर से इतना पोर्शन रिमूव कर दिया, इतना पोर्शन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, इतना पोर्शन रिमूव कर दिया, तो आपको बताना है ई ड्यू टू रिमूव कितना आ रहा होगा। ई ड्यू टू रिमूव कितना आ रहा होगा जब इस पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है वो प्लस सिग्मा है। कितना है? प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा। अपने को क्या निकालना है? ई ड्यू टू रिमूव्ड पोर्शन कितना आ रहा होगा। ई ड्यू टू रिमेनिंग निकाल लो, ई ड्यू टू रिमेनिंग कितना आ रहा होगा। ठीक है, ई ड्यू टू रिमेनिंग कितना आ रहा होगा। ठीक, देखो मैं कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट लेता हूँ, मालूम है यहाँ लिया, मैं इसका अगर सॉल्यूशन बनाऊँ बच्चों, तो मैंने कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट लिया 1 और इसके जस्ट आउटसाइड ऑफ सरफेस एक पॉइंट लिया 2। ठीक है, मैं दोनों पॉइंट पे एक इक्वेशन लिखता हूँ। तो एट पॉइंट 1, अगर फर्स्ट पॉइंट पे पता है अपने को कि एक कंडक्टर है, तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आएगी? ई नेट एट 1 0 आ गई। ठीक है, तो ये आ रही होगी ई ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन प्लस ये। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखो तो ये आ रहा होगा ई ड्यू टू रिमूव्ड 1 और ये आ रहा होगा ई ड्यू टू रिमेनिंग, तभी तो कैंसिल हुआ होगा ना। तो इस केस में ई रिमूव्ड आ रहा होगा ई रिमेनिंग के बराबर आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, अगर दूसरा इक्वेशन लो एट पॉइंट 2, तो अपन देखे थे कि ये कंडक्टर है, तो जस्ट बाहर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है। अगर ये पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट पे दोनों की वजह से ई ड्यू टू रिमूव्ड, ठीक है बच्चों, ई ड्यू टू रिमूव्ड और ई ड्यू टू रिमेनिंग जो आ रहा होगा, दोनों की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में आ रही हुई क्योंकि प्लस चार्ज है। तो सेकेंड पॉइंट पे अपन देखे हैं तो ई ड्यू टू रिमूव्ड प्लस ई ड्यू टू रिमेनिंग इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर 1 और 2 को देखता हूँ बच्चों, अगर 1 और 2 को अपन देखें तो अपन लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से ई रिमूव्ड इक्वल टू ई रिमेनिंग। तो ई रिमूव्ड के जगह सेकेंड इक्वेशन में ई रिमेनिंग लिख दो, तो ई रिमेनिंग प्लस ई रिमेनिंग इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों अगर मैं ई रिमेनिंग प्लस ई रिमेनिंग, यहाँ पे एक और आएगा ना, ई रिमेनिंग प्लस ई रिमेनिंग, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। ठीक है, सही है। चलो तो 2 टाइम्स ई रिमेनिंग की वैल्यू जो आ रही होगी बच्चों वो आ रही होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन जो आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, वो आ रहा होगा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, इससे आर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। आपको बतानी है कि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ रही होगी। चलो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों, तो आपको पता है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसका मास भी गिवन अपने को, ठीक है,
तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसके बाहर, तो इधर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि mv²/r आएगा, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी इधर, तो इससे फोर्स लग रहा होगा इधर, ठीक है, और इस फोर्स की वैल्यू E आ रही होगी। इसको ये अगर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये फोर्स बैलेंस हुआ होगा, तो अपन लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू E, ठीक है। और आपको पता है इनफाइनाइटली लार्ज अगर कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके चलते r पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये आता है 2k λ/r, ठीक है बच्चों। तो अगर इसे इक्वेट करें तो ये कैंसिल, तो v² की वैल्यू आ रही होगी 2k λ/m, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रही होगी बच्चों वो आ रही है √2k λ/m, देख लो, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक सीट है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, एक बॉब को कनेक्ट कर रखा है बच्चों जिसपे चार्ज Q और मास M है, ठीक है, ये सीट है ना, इस पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेट है, ठीक। आपको बताना है कि एट इक्विलिब्रियम ये थीटा कितना होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, एट इक्विलिब्रियम थीटा कितना होगा, ठीक है। चलो इसको एक बार सोच लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मैं चार्ज बॉल का एफबीटी बनाऊं बच्चों, चलो जल्दी से आंसर मैच करो। देखो अगर मैं इस चार्ज बॉब का एफबीटी बनाऊं तो इस पे इसका मास m था, चार्ज Q और मास m, इधर mg लग रहा होगा, ठीक है, इधर टेंशन है, वर्टिकल से एंगल थीटा मेड कर रहा होगा, तो ऊपर आ रहा होगा t cos थीटा और इधर आ रहा होगा t sin थीटा, और इधर लग रहा होगा Fc की वैल्यू होगी Q इंटू E, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो इनफाइनाइट सीट की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। तो अपन पहला इक्वेशन बनाए फॉर ओरिएंटल इक्विलिब्रियम t sin थीटा इज इक्वेटेड टू Q इंटू E। फर्स्ट इक्वेशन वर्टिकल से इक्वेट करें, ये mg के बराबर आ रहा होगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो तो ये आ रहा होगा tan थीटा इज इक्वल टू Kv/mg। तो दिक्कत E की वैल्यू अपने को पता है σ/2f sin नॉट आता है, E जो आता है इनफाइनाइट चार्ज की वजह से σ/2f sin नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan थीटा आ रहा होगा बच्चों Q इंटू σ/2f sin नॉट डिवाइडेड बाई mg आ रहा होगा, Q σ/2f sin नॉट mg, ये आ रहा होगा tan थीटा। तो अगर आपसे कोई थीटा पूछता है बच्चों, अगर मैं थीटा के लिए कैलकुलेट करूं तो ये tan इनवर्स Q σ/2f sin नॉट इंटू mg आ रहा होगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपन अब मूव करने जा रहे हैं एक अलग सा टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इस बार जो फील्ड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से देखना, जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं अपन वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपन 11th क्लास में पढ़ लिया है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं रिकैप करा दूं
तो आपको पता है कि किसी भी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन आती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों, वो डिफाइन होता है किस टाइप के फील्ड के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल का कंसेप्ट डिफाइन नहीं होता है। ये कंसेप्ट इसीलिए डिफाइन किया गया क्योंकि लेंदी इंटीग्रेशन से बचा जा सके। अपने को अगर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है तो अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, जो अपन देख चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखो एनर्जी ऑफ बॉडी, यहाँ लिख लेना एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन कंजर्वेटिव फील्ड, बॉडी जब कंजर्वेटिव फील्ड में रखी हुई होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है बच्चों, ठीक है, इन कंजर्वेटिव फील्ड। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो फील्ड होगी बच्चों, ठीक है, अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक। वहाँ पे फील्ड जो थी वो ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ठीक है, और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ लिख लेना, अमाउंट ऑफ वर्क। देखो अपन यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग any charge from infinity to any particular point लेना, पर्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई भी अमाउंट का चार्ज अपन इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहे हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इसमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा अपने को वो डिफाइन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो अपने इसको पूछ सकता है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तो कोई चार्ज, किसी भी अमाउंट का चार्ज अपन इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं, तो उस केस में जितना अपने को वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन लिख लो जल्दी, अमाउंट ऑफ work done to bring unit charge from infinity to any point, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाने में किया गया चार्ज वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। देखो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो बच्चों वो U/Q होता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डेल्टा V इंटू Q होगी। मैं यहाँ V से देख रहा हूँ, अपन बात करेंगे जब अपन इन्फिनिटी से ना लेकर के आए और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लाए तो यहाँ डेल्टा V डिफाइन होगा, ठीक है, वो अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है बच्चों। कुछ नोट याद रखो जो आपको पता होगा, इसको याद रखना कि वर्क एनर्जी थ्योरम अपने को पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बात आपको पता होगा
कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्स में कितने टाइप का फोर्स आएगा? वर्क डन बाय द एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अपन कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ रहे हैं बच्चों, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपन लेके आएंगे स्लोली। जो भी चार्ज अपन लेके आ रहे हैं बच्चों, इसमें जो भी चार्ज अपन लेके आ रहे हैं वो स्लोली लेके आएंगे, ठीक है, स्लोली लेके आएंगे। स्लोली लाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी वर्क डन करेंगे वो स्लोली लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा जीरो, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड। ये बात याद रखना, जो भी अपन चार्ज ब्रिंग करके ला रहे हैं इन्फिनिटी से एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, वो स्लोली लेके आ रहे हैं, ठीक, ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करना बच्चों, ठीक है, चार्ज इस केस में एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है, याद रखना इस पॉइंट को भी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अपन इसको लिखे है तो माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको लिखेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो अगर यहाँ देखें तो वर्क डन बाय द एजेंट कितना लिखेंगे? वर्क डन बाय एजेंट जो आएगा एक्सटर्नल एजेंट वो हो जाएगा नेगेटिव, और ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा प्लस का डेल्टा यू। प्लस का डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। दिस इज वर्क डन बाय एजेंट इन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। याद रखना एक और पॉइंट देख चुके हैं कि अगर किसी भी सिस्टम को रिलीज करते हैं, याद रखना अगर किसी भी सिस्टम को अपन रिलीज करें तो इट ट्राइज टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर देखें अपन यहाँ पे तो वर्क डन बाय, देखना बच्चों, अगर यहाँ लिखे अपन तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको याद रखना, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। देखो अब अपन थोड़ा सा वर्क डन के बारे में जानते हैं। अगर एक क्यू चार्ज है बच्चों वो फिक्स है, क्यू चार्ज अगर फिक्स है, देखना इसको सवाल के तौर पे भी लिख सकते हो, मैं इसको पॉइंट लगा दिया हूँ। एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि फिक्स्ड है बच्चों। मैं क्या करता हूँ, ये वो लाइन है, ठीक है, यहाँ एक फाइनल पॉइंट है और यहाँ मान लो इनिशियल पॉइंट है और यहाँ फाइनल पॉइंट है। मैं यहाँ से एक प्लस क्यू चार्ज को ब्रिंग करके लाया और यहाँ पे लाया, तो ये जो कोऑर्डिनेट है आर फाइनल है और ये है आर इनिशियल पॉइंट से मैं फाइनल पॉइंट पे क्यू चार्ज लेके आऊँगा। जब बच्चों मैं इस क्यू चार्ज को मूव करा के ला रहा हूँ तो इसका जो फील्ड है बच्चों ये इससे अवे होता है, तो जैसे जैसे मैं इसके करीब आऊँगा तो ये जो इसका फील्ड है इससे इंटरेक्ट करेगा, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस केस में क्या आ रहा होगा? एक्सेलरेशन इस पे आ रहा होगा, एक्सेलरेशन। लेकिन इस केस में अपने को चार्ज को एक्सेलरेट नहीं कराना है बच्चों,
तो मैं किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे जाता हूँ यहाँ से एक्स पे, ठीक है। ये मान लो कि मैं यहाँ लेके आ गया उस चार्ज को, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक फोर्स इस पे दूर लग रहा होगा ऐसे, और मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। फोर्स ड्यू टू एजेंट ये लग रहा होगा, मतलब एजेंट को वर्क इधर करना पड़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वर्क इधर कर रही होगी। चार्ज को एक्सेलरेट नहीं कराना है, तो एक्सेलरेट नहीं कराना है बच्चों, तो अभी देख चुके हैं कि वर्क डन बाई एजेंट जो है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई। मैं इसको dx मूव कराया आगे, जैसे dx मूव कराऊंगा तो छोटा सा जो वर्क डन लिखूंगा बच्चों वो आएगा कितना, जो छोटा सा वर्क डन लिखूंगा वो आ रहा होगा कितना बताओ, एफ वी, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये माइनस में आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये वर्क डन विद एजेंट है, तो एफ ई की वैल्यू लिखें बच्चों एक्स पे जा करके, तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लाए अपन, आर फाइनल से आर इनिशियल से आर फाइनल। अगर इसको अपन इंटीग्रेट करें तो वर्क डन बाई जो एजेंट मिल रहा होगा बच्चों वो मिल रहा होगा के क्यू, ठीक है, के क्यू माइनस 1/x आर इनिशियल और आर फाइनल। कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। तो इसको ये आ रहा होगा 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। वर्क डन बाय द एजेंट जो आ रहा है, देखना बच्चों ये क्या आ रहा है, जो वर्क आ रहा है यहाँ लिखना, जो वर्क आ रहा है ये आ रहा है के क्यू, क्यू कहाँ गायब कर दिए, इसमें क्यू भी तो आएगा, के क्यू क्यू, ठीक है बच्चों, यहाँ क्यू भी तो आएगा। मेरे से मिस्टेक हो सकती है बट आप लोग गलत मत उतार लेना, ठीक है। के क्यू क्यू, ठीक है, 1 यहाँ भी क्यू आएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये आ रहा होगा। अपन थोड़ी देर पहले पोटेंशियल देखे थे कि पोटेंशियल जो आता है क्यू की वजह से के क्यू बाई आर आता है। तो देखो बच्चों अगर मैं क्यू को अंदर लेके जाऊं और के को, तो ये जो वर्क डन आ रहा है वो क्यू को बाहर रखता हूँ और के क्यू को अंदर लेके जाता हूँ बच्चों, तो ये मिल क्या रहा होगा मेरे को, ये मिल रहा होगा क्यू इंटू, इसको मैं लिख दूँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अपने को वर्क डन निकालना है बच्चों, अगर वर्क डन निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल निकालो और उस ब्रिंगिंग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो अगर अपन इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, मान लो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो जो इनिशियल पोटेंशियल होता है बच्चों, अगर मान लो मैं इन्फिनिटी से लेके आता हूँ ये जीरो हो जाएगा। तो इन्फिनिटी के केस में अगर वर्क डन निकालना है किसी भी पी पॉइंट पे अपन चार्ज लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा होगा क्यू इंटू वी फाइनल, और वी फाइनल मतलब अगर किसी पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे मैंने ये मान लो कि मैं यहाँ प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है, मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट पे आया और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में अपन प्लस क्यू इंटू वी फाइनल को वी पे लिख दूंगा। ये तब लिखूंगा जब मैं इनिशियली कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से किसी आर पॉइंट पे। अदरवाइज अगर किसी फिक्स पोजीशन से फिक्स पोजीशन पे लाए, ठीक है, तो अपन ऐसे डील करेंगे डेल्टा वी के केस, हाँ इसमें अपन डेल्टा वी डील करेंगे, प्लस क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है बच्चों, याद रखना। ये फॉर्मूला तब बनता है जब चार्ज को कहाँ से ब्रिंग करके लाते हैं, इन्फिनिटी से। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखने जा रहे हैं कि दो चार्ज है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है। चलो यहाँ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज,
अपन इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो सेम केस है, तो अपन देख चुके थे कि अगर इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं किसी चार्ज को तो के क्यू डिवाइड बाई आर आता है, ठीक है। जिससे देख लो, अभी अपन देखे थे, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, मैं आर पॉइंट पे लेके आया। इस बार जो चार्ज लेके आ रहा हूँ बच्चों, वो प्लस क्यू लेके आ रहा हूँ, लेकिन इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गया, एक्स dx मूव किया। इस केस में मान लो ये प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है। इससे एफ इधर और वर्क डन बाई एजेंट इधर, ये फोर्स इधर तो वर्क डन बाई एजेंट इधर, ठीक है। अगर वर्क डन बाई एजेंट निकालना है अपने को, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी लिखे थे माइनस एफ डी एक्स माइनस के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस बार जो मैं लिमिट डालूंगा इनिशियल से आर माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करोगे बच्चों फाइनली, तो यह आ रहा होगा के क्यू डिवाइड बाई आर। ये है वो एनर्जी। अगर दो चार्ज है बच्चों, अगर दो चार्ज है तो दो चार्ज के कॉम्बिनेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है बच्चों, वो के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर आएगी। जैसे मान लो मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक प्लस Q1 लिया, एक प्लस Q2 लिया, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस है। मैं क्या किया हूँ, इसको भी इन्फिनिटी से लाया हूँ और इसको भी इन्फिनिटी से लाया हूँ, ठीक है। इसको भी इन्फिनिटी से लाया, इसको भी इन्फिनिटी से लाया। तो इस Q1 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा और Q2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा। देखो ये एक सिस्टम है, दो चार्ज का सिस्टम बनाना है बच्चों। तो अगर मैं पहला चार्ज लाऊंगा तो यहाँ पे किसी का भी फील्ड नहीं होगा, तो पहले चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा होगा वो 0 होगा। जब जैसे ही अब मैं यहाँ ला के रख दिया इसको, जैसे ही दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा बच्चों, जैसे ही दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा, जैसे ही दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा, तो होगा क्या कि इसका फील्ड इससे इंटरेक्ट करने लगेगा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो वर्क डन निकालना है तो अपने को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लाने वाला चार्ज इंटू वी, अभी अपन देख चुके थे। तो W2 निकालो बच्चों, तो W2 इसके चलते पोटेंशियल कितना होगा, के Q1 बाई आर, और चार्ज कौन सा लाया हूँ, प्लस Q2, तो ये प्लस के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर आ रहा होगा। तो अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखें, अगर दो चार्ज का ये जो सिस्टम है, इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों वर्क डन को जोड़ना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ये आ रही होगी, ठीक है बच्चों। तो वर्क डन बाई दिस वर्क डन जितना करना पड़ा होगा इस सिस्टम को क्रिएट करने में, वो अपने को इतना मिल रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बच्चों तीन चार्ज का सिस्टम क्रिएट करूँ, अगर मैं तीन चार्ज का सिस्टम क्रिएट करता हूँ बच्चों, तो सोचो इसको मैं कैसे लिखूंगा। अगर तीन चार्ज का सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थ्री चार्ज सिस्टम, अगर तीन चार्ज की वजह से मैं सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, तो सोचो क्या बन रहा होगा। देखो तीन चार्ज है ना, चलो ये मान लो मैंने तीन चार्ज का सिस्टम क्रिएट किया, ये प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। ये देखो R1 R23 R13, कोई दिक्कत, R31 लिख दो, यहाँ कोई दिक्कत। देखो जब मैं पहले चार्ज को लाया होगा तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, जब दूसरे चार्ज को लाया होगा तो मान लिया वर्क डन W2 करना पड़ा, जब तीसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लाया तो W3 करना पड़ा। तो जब मैं पहले चार्ज को लाया होगा बच्चों, तो ये चार्ज नहीं था तो वर्क डन तो कुछ नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि फील्ड ही नहीं है। अगर मैं दूसरे चार्ज को लाता तो पहला चार्ज यहाँ आ चुका था, तो इसके चलते यहाँ पोटेंशियल लिखता, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखता, तो के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन टू, ये पोटेंशियल और जो चार्ज लाया प्लस क्यू टू लाया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, तो के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर वन टू आएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं तीसरे चार्ज को लाता, यहाँ पे तीसरे चार्ज को लाता बच्चों, तीसरे चार्ज को लाता तो पहला दूसरा चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख लेंगे, तो पोटेंशियल और इनटू दिस चार्ज, तो के क्यू वन डिवाइड बाई ये डिस्टेंस R31, ठीक है बच्चों, प्लस इसके बाद से पोटेंशियल के क्यू टू डिवाइड बाई R23 लिख लो, ठीक है, इनटू कौन सा चार्ज लाया था Q3, ठीक है, तो W3 मिल रहा होगा बच्चों, वो मिल रहा होगा के क्यू वन Q3 डिवाइडेड बाई R31 प्लस के Q2 डिवाइडेड बाई R23। यहाँ विजुअल नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ अगर मैं उसको लिखूं तो जो एनर्जी आ रही होगी वो W1 प्लस W2 प्लस W3, इस सिस्टम की जो एनर्जी आ रही होगी बच्चों वो इतनी आ रही होगी, इसका 0 प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस ये देखो के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R31 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 आ रहा होगा, ठीक है। ये है सिस्टम की एनर्जी, इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ तो कोई दिक्कत। मान लो कि मैं n चार्ज सिस्टम के लिए कुछ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। फॉर n चार्ज सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही होगी, तो अपन एक्सप्रेशन से देख चुके हैं कि अगर n चार्ज सिस्टम है तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे होंगे, पहले ये कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ पेयर्स NC2 बन रहा होगा, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेज है, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत। जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेज। देखो तो अगर यू सिस्टम लिखो बच्चों, यू सिस्टम लिखूंगा तो के समीशन आई जे से n क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाई आर आई जे, जहाँ पे आई इज लेस देन जे, ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा होगा, ठीक है। कुछ नोट्स देखते हैं, कुछ नोट्स लिखो। नोट्स है बच्चों कि अपने को पता है, नोट्स लिखो कि एनर्जी किस तरह की क्वांटिटी है। जो पहला नोट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए अपन चार्ज को साइन के साथ लिखेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो ये है कि इसकी जो SI यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है, ठीक है, ये जूल होती है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव कब होगी? जब लाइक चार्ज होगा। नेगेटिव कब होगा? जब अनलाइक चार्ज होगा, ठीक है। नेट चार्ज जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? चलो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट था बच्चों, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी मीडियम डिपेंडेंट होगी, मीडियम डिपेंडेंट होगी, क्योंकि यहाँ भी के आ रहा है, ठीक है।
के आ रहा है, के, और के अपने को पता है कि मीडियम डिपेंडेंट होता है, जो कांस्टेंट आता है, ठीक है, जो कूलम्स कांस्टेंट आता है, ठीक है। देखो अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी मीडियम डिपेंडेंट होगी, मीडियम डिपेंडेंट होगी। मैं मानता हूं कि कोई भी मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, ठीक है, जहाँ पे के जो है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको अपने को लर्न करना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो जो अगला पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी सिस्टम को बनाना है, अगर कोई भी सिस्टम को बनाना है फॉर फॉर्मिंग एनी चार्ज सिस्टम, अगर किसी भी चार्ज सिस्टम को अपने को बनाना है बच्चों तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन होगा बच्चों चार्ज के सिस्टम को क्रिएट करने में, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर। यू सिस्टम मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अपन लिख सकते हैं वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर किसी भी सिस्टम को ब्रेक करना है, फॉर ब्रेकिंग किसी भी बने बनाए सिस्टम को अगर ब्रेक करना है तो उस ब्रेकिंग सिस्टम के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो नेगेटिव ऑफ यू सिस्टम होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ चेंज इन यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। देखो कुछ सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक यहाँ Q1 चार्ज लिया प्लस Q1 और एक यहाँ माइनस Q2 चार्ज लिया और इसका सेपरेशन R रखा। आपको जो पहला बताना है वो बताना है यू सिस्टम कितना आ रहा होगा। दूसरा जो बताना है बच्चों यू फॉर्मिंग कितना आ रहा होगा, या वर्क डन टू फॉर्मिंग द सिस्टम। जो तीसरा बताना है वर्क डन इन ब्रेकिंग द सिस्टम, ब्रेक करने में कितना जरूरत पड़ेगी। ये दो चार्ज के सिस्टम को क्रिएट करने के लिए बच्चों, इस दो चार्ज के सिस्टम को क्रिएट करने के लिए अपने को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और इस सिस्टम को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो अपने को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अपन जो पहला सॉल्यूशन देखे हैं तो अपन देख चुके हैं कि दो चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ये नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव यहाँ माइनस क्यू है, साइन के साथ लिखना बच्चों, तो माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर आ रहा होगा। दिस इज द यू सिस्टम। अगर बच्चों मैं दूसरा निकालूं वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम बनाने में, अपने को देखे थे कि ये यू सिस्टम जितना आया उसी के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर होगी, ठीक है। जो मैंने लास्ट दो नोट्स लिखाए थे उसी के भी आप पे सवाल पूछा हूँ। तो देखो अगर अपन थर्ड का सॉल्यूशन करें, ब्रेक करने में सिस्टम को कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। अब अपन अभी देखे थे नेगेटिव ऑफ यू सिस्टम, ऑलरेडी नेगेटिव, और नेगेटिव ऑफ के Q1 Q2
डिवाइड बाई आर, तो ये आ रहा होगा पॉजिटिव में प्लस का के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा होगा इसका सॉल्यूशन। देखो तीसरा सवाल, अगर 3 चार्ज सिस्टम है, ठीक, AR1 AR2 AR3, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये प्लस Q1 चार्ज रखा, यहाँ प्लस Q2 चार्ज रखा, यहाँ प्लस Q3 चार्ज रखा। आपको ये बताना है, पहला सवाल जो है यू सिस्टम कितना आ रहा होगा, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है बच्चों, वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम कितना आ रहा होगा, ठीक है। जो तीसरा पार्ट है बच्चों वो है वर्क डन इन ब्रेकिंग द सिस्टम कितना आ रहा होगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर लेना, आसान सवाल है। जो तीसरा सवाल है बच्चों वो ये है, इसको मैं नोट के तौर पे करा रहा हूँ। अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर एक स्क्वायर है बच्चों, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, कोई दिक्कत, इसकी साइड है ए, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत। आपको बताना है, सवाल ये है यू सिस्टम बताओ, ये आपसे ये या वर्क डन टू फॉर्म द, बात तो वही है ना, फॉर्मिंग द सिस्टम कितना आ रहा होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो चार्ज, चार चार्ज है ना, तो पेयर्स कितने बन रहे होंगे पहले ये तो कैलकुलेट कर लो। पेयर्स कितने बन रहे हैं, पेयर बन रहे होंगे n इंटू एन माइनस वन बाई टू, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 6 पेयर्स बन रहे होंगे। देखो एक पेयर, साइड वाला पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर, और ये डायगोनल पेयर 2, 6 पेयर। तो ये जो 6 पेयर बन रहे हैं बच्चों, इसमें 4 साइड वाले पेयर्स हैं और 4 साइड्स पेयर हैं, ठीक है, और 2 डायगोनल पेयर है कि नहीं। और अपने को पता है कि डायगोनल वाला डिस्टेंस कितना होता है, √2a, और साइड तो a है ही। तो अगर मैं इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखूं बच्चों, तो फटाफट लिख डालो। अगर मैं इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, अगर यू सिस्टम लिखूं बच्चों, तो देखो के क्यू स्क्वायर, देखो हर एक साइड का जो होगा वो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ माइनस में कितना बन रहा है, 4 पेयर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, प्लस पे कितना आ रहा होगा 2 डायगोनल का, तो के क्यू डायगोनल देखो प्लस आ रहा होगा ना, प्लस का के क्यू डिवाइड बाई √2a, कोई दिक्कत। अगर मैं इस यहाँ से के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 निकालूँ तो ये आ रहा होगा, यहाँ 2 कर लेना, तो यार होगा √2 माइनस 4 के बराबर, ठीक है। तो ये है यू सिस्टम, ये क्या बच्चों, ये है यू सिस्टम। देखो इसको भी नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक क्यूब है बच्चों, अगर एक क्यूब है, ठीक है, अगर एक क्यूब है देखो, और हर एक कॉर्नर्स पे मैंने क्यू चार्ज प्लस का रखा है, देखो यहाँ आपसे ये पूछ सकता है कि इसका यू सिस्टम बताओ। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इसमें पेयर्स कितने बन रहे होंगे। अभी फॉर्मूला दिया था n इंटू एन माइनस 1/2। तो अगर मैं पेयर्स निकालूँ बच्चों, तो पेयर्स कितना आ रहा होगा, कितने पेयर्स बन रहे हैं, n इंटू एन माइनस 1/2, मतलब 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 28 पेयर्स आ रहे होंगे। अब सर ये 28 पेयर्स कैसे, 28 पेयर्स मतलब साइड वाला, तो साइड कितना होगा 12 साइड्स वाला पेयर, ठीक है। और ठीक है बॉडी डायगोनल, देखो फेस डायगोनल कितना है, एक फेस, इसमें टोटल कितने फेस हैं, एक क्यूब में 6 फेस, एक डायगोनल 2 डायगोनल, तो ऐसे ऐसे कितने डायगोनल, 6 फेस, एक फेस में 2 डायगोनल, तो टोटल कितने फेस हैं 6, तो 6 दूना 12, तो 12 फेस डायगोनल आ जाएंगे।
12 क्या आ रहे होंगे फेस डायगोनल्स, और ये फेस डायगोनल्स की वैल्यू अगर ये है तो ये √2a के बराबर आ रही होगी, जो कि स्क्वायर की आती है। ठीक है, और फेसेस भी स्क्वायर ही होते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसकी बॉडी डायगोनल बात करूं तो 4 बॉडी डायगोनल आ रहा होगा, 4 बॉडी डायगोनल आ रहा होगा, 4 बॉडी डायगोनल्स आ रहे हैं, और बॉडी डायगोनल्स √3 आता है। ठीक है, तो अगर मैं यू सिस्टम लिखूं बच्चों, तो यू सिस्टम लिखोगे तो देखो 4 सब पॉजिटिव है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a प्लस 4 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3a। इसमें से अगर आप ये निकालते हो तो यहाँ 12 प्लस 6 √2 आ रहा होगा, मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया, और एक 4/√3 आ रहा होगा, ये इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा। देख लेना एक बार इसको चेक कर लो। चलो ठीक है, चेक कर लिए होगे। चलो एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल ऐसा है बच्चों कि आपको ये बताना है, ठीक है, देखो सवाल ऐसा है, देखो एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, क्यूब के सब कॉर्नर्स पे चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, इसका साइड ये है बच्चों। सवाल ये है कि इसके सेंटर पे, जो कि हर एक चार्ज से r डिस्टेंस पे है, हर एक चार्ज से r डिस्टेंस पे मैंने -q चार्ज ला के रख दिया, तो इस केस में फॉर आपको निकालना, फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज -q प्लेस है सेंटर ऑफ q, प्लेस है सेंटर ऑफ q। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये तो बात पता है कि 8 है और 8 r से हुआ है, तो यू सिस्टम तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये सिस्टम होगा, इस 8 की वजह से यहाँ बीपी निकाल लो, ये मान लो पी पॉइंट पर रख दिया, तो -q इंटू बीपी, -q कितना है 8 है, तो 8 KQ/R, तो यार होगा -8 KQ²/R, ये आ रही होगी इस -q की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस -q की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो एक और सवाल है, सवाल इस बार यह है बच्चों, सुनना कि सवाल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, तो ये √2a होगा, यहाँ पे प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा हूँ। अगर बच्चों यू सिस्टम 0 है, इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ा अगर वो 0 है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बस कैलकुलेशन है, इसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा होगा -2q 2 + √2, ये आ रहा होगा इसकी वैल्यू। कैलकुलेशन है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, देखो यहाँ एक नोट देखते हैं। नोट यह है कि मान लो आपको यहाँ एक नोट है, ठीक है, मान लो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज आर, एक ग्राफ
आपको ऐसे दिया हुआ है और एक ग्राफ आपको ऐसे दिया। इस ग्राफ से अपने को कितना इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसको अपन चेक करते हैं। अगर मैं इस रीजन की बात करूं बच्चों, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ये पॉजिटिव है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब दोनों चार्ज क्या है, दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है का सम, जो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव तब होगा जब लाइक चार्जेज होंगे, लाइक चार्जेज होंगे। ठीक है, जब लाइक चार्जेज होंगे बच्चों, तो जो भी फोर्स और फील्ड बन रहा होगा वो रिपल्सिव होगा। जो भी फोर्स और फील्ड बन रहा होगा वो रिपल्सिव होगा, जो भी रिपल्सिव होगा। यहाँ जो तीसरा पॉइंट देखने वाले बच्चों है कि अगर इस केस में मैं आर बढ़ाता हूँ तो देखो यू सिस्टम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, आर बढ़ाता हूँ यू सिस्टम डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे जो प्लस है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। चलो यहाँ देखें तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, मान लो के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये दोनों चार्जेज हैं वो अनलाइक चार्जेज हैं, अनलाइक चार्जेज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस की वजह से जो फोर्स और फील्ड बनता है बच्चों वो अट्रैक्टिव होता है। जो भी फोर्स और फील्ड आ रहा होगा वो अट्रैक्टिव आ रहा होगा। इस रीजन में हमको ये पता चल रहा है। ठीक है, जो अगर इस केस में मैं आर बढ़ाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। देखो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। देखो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि अनलाइक चार्जेज है तो नेगेटिव आएगी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होगी आपको।